चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। दूसरी साइड से बाहर निकल गया। चल ये भी कर ही लेते तो कितना अच्छा होता। तो इसका आंसर क्या है, करके लाए कि नहीं करके लाए? वेरी गुड। इसका मास कितना है? ये अभी रेस्ट पर है। और क्या कहा गया है? कोलिजन के बाद बुलेट जो है बाहर निकल जाती है। और उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड मान लेते हैं v है। तो आप क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। 0.1 × 100 +0 बराबर। इसका मास 9.9 दिया था क्या? कितना दिया इसका मास? 9.9। तो ये हो गया 9.9 इंटू वी प्लस 0.1 × 10। तो यहाँ से 10 आया, 10 - 9 हुआ। तो वी बराबर 90/99 हो गया। तो 10/11। कोई और पार्ट भी है क्या इसका? किसका मास 10 kg दिया है? वो जो ब्लॉक उसका मास पिछले सवाल में 10 kg था। अच्छा जी। इसमें कोई और पार्ट, एक और पार्ट पूछा है क्या? क्या पूछा है? एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे एनर्जी लॉस? देखो, जो भी एनर्जी का लेन देन है उसका जो नेट होता है कि कितना आया कितना गया, वो सब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ पे आप जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करोगे तो नेगेटिव आएगा वो नंबर। नेगेटिव आने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि फाइनली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, पहले ज्यादा थी। तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी में जानी चाहिए। पर इस केस में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि पोटेंशियल एनर्जी, भाई पोटेंशियल एनर्जी में कब जाती है? या तो स्प्रिंग हो, स्प्रिंग दब गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, या ब्लॉक ऊपर चला गया ग्राउंड से या रेफरेंस से तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी एनर्जी चेंज आया है, फाइनल जितनी भी कम हुई है इनिशियल से, वो सब लॉस ही हुआ है। और लॉस किस में हुआ होगा? हीट में लॉस हुआ होगा। जब गोली उसमें से पार हो गई तो गर्म हो गए होंगे, साउंड वाउंड आया होगा, थोड़ा टूटा टाटी हो गई होगी। तो कुल मिला के एनर्जी लॉस्ट बेसिकली फॉर्मूला ही मान लो आप इसको, के इनिशियल माइनस के फाइनल। और ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा यू जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी एनर्जी में लॉस हुआ वो सब लॉस्ट हुआ। मतलब जो भी एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, हम मान के चल रहे हैं कि ये इसको जब सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव नंबर बाहर निकलेगा। पॉजिटिव नंबर क्यों निकलेगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी है। तो जो भी लॉस हुआ वो सारा, मतलब जो भी डिक्रीमेंट हुआ वो सारा लॉस हुआ। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो कुछ बदलाव हुए ही नहीं ना। पोटेंशियल एनर्जी तो अभी जो सिस्टम की है वही अभी भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि जितना लॉस हुआ अपने काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया हो पोटेंशियल एनर्जी में, तो स्टोर हुआ है ऐसा। ठीक है ना? ये बात है। तो ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आंसर यही है। हाँ, लिख देता हूँ एक बार। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या लिखूंगा? 1/2 0.1 × 100 का स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल में लिखूंगा 1/2 0.1 × 10 का स्क्वायर प्लस 9.9 × 10/11 का स्क्वायर। और ये टर्म नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया है। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। 33, 31। At the top point of its motion, yes. At the top point of its motion, at the top point of its motion, it breaks in two pieces.
it breaks in two pieces with mass ratio 1:3. Full stop. The lighter part comes to rest for an instant. The lighter part comes to rest for an instant. Find the distance from point of projection where heavy part will strike the ground. चलिए, तो ये डायग्राम है ना। अच्छा, क्या हो रहा है समझ में आई आपको बात? कुल मिला के एक बॉम्ब है, इसको फेंक दिया है, ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ जा रहा है। जब ये अपनी टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो ये फट जाता है, और ये जब फटता है तो इसके दो टुकड़े होते हैं जिनका मास रेशियो 1:3 होता है। तो पहले तो ये बता दो रेशियो का क्या मतलब है। जैसे अगर इस बॉम्ब का मास है m, तो दो पार्ट जो होंगे इसके, उनका रेशियो क्या होगा? नहीं, रेशियो 1:3 होगा। उनके मास क्या क्या होंगे बोलो? एक तो होगा m/4, और दूसरा क्या होगा? 3m/4। ये होता है 1:3 का मतलब। तो मैं अगर मास 4m मान लूं, मास अगर 4m मान लूं, तो दो कौन से पार्ट जाएंगे? एक तो m और एक 3m। ठीक है क्या? अच्छा, अब सवाल समझ लो पहले क्या हो रहा है, नहीं तो फिर होगा नहीं बात, है ना। क्वेश्चन देखो इधर, एक सेकंड, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, नीचे जगह मिल जाएगी थोड़ी। तो मास हम अपने मन से मान रहे हैं 4m, तो उसने तो रेशो दिया है बस। तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको मन करे तो m मान लो, आपका मन करे तो 4m मान लो। 4m इसलिए मान लो, रेशो अच्छे आ जाएंगे, एक m आ जाएगा, एक 3m आ जाएगा। अरे ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बॉम्ब मस्त उड़ता हुआ जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच भी गया है यहाँ पे। और जब ये यहाँ पहुंचा है 4m मास का बॉम्ब, तो इसकी कुछ स्पीड v रही होगी। अरे रही होगी। और फिर क्या हुआ है ये? अरे क्या हुआ है? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के ये फट गया है। ये देखो, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, यहां तक तो पहुंचा, और ये फटा। फट के इसके दो टुकड़े हो गए, एक छोटा टुकड़ा, एक बड़ा बड़ा टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा। छोटे टुकड़े का मास क्या होगा? m, और बड़े का 3m। फिर ये कहा है कि m एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ गया, मतलब फटने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 0। तो छोटा वाला रेस्ट पे आ गया। अरे ठीक है ना। और बड़े वाले की कुछ स्पीड हो गई होगी, बड़े वाले की स्पीड मान लीजिए v1 हो गई होगी। ऐसे सवाल हमने किए ना, कि बॉम्ब है, फट गया है, अगर एक पार्टिकल की स्पीड स्पीड ये है तो दूसरे पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, ये ना हमने। तो ऐसे अब क्या हुआ होगा, अब सोचो। इसके बाद एक और एनिमेशन, मतलब अब एनिमेशन तो क्या बनाएंगे, पर यही बनाएंगे। और तो सोचो क्या हुआ होगा। ये जो पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, क्या यहीं रुका रहेगा क्या? वो तो एज इट इज एकदम नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, ऐसे पाथ से। अरे हाँ कि ना। और जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसके पास कुछ अनाप शनाप वेलोसिटी आ गई होगी फटने की वजह से, कुछ तो चेंज हो गया होगा ना। तो ऐसे समझो कि अगर ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होता तो ये पाथ होता, और यहाँ पे अचानक से उसे कुछ स्पीड मिल गई, बड़े से 3m पार्टिकल को मिल गई थी ना स्पीड, तो उसने ये पाथ कंप्लीट किया और यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ पे कितना मास आ गया? 3m। ऐसे ऐसे वहां पहुंच गया। अरे समझ में आया क्या? और ये मास कितना है? m। ये है। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यही है, यहां से इस 3m की डिस्टेंस क्या होगी अभी फटने के बाद। ये जो 3m वाला मास है, ये कितनी दूर जाके गिरेगा, उसकी पोजीशन क्या होगी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो मतलब ये एक्स बताना है आपको। ये क्वेश्चन है। समझ गए बात? इसको हम दो तरीके से करके दिखाते हैं, इसलिए आप सुन लो पहले, है ना। पहले तो आप बताओ, आप कैसे करना चाहोगे? आपके मन में क्या थॉट आ रहा है?
बोलो बोलो, आपके मन में कुछ थॉट आ रहा है कैसे करेंगे कि नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो आप। मैं इसको एक तो इस फॉर्मूले से करूंगा, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, यही लिखा था, m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे डेल्टा x का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इन x डायरेक्शन। x की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें x की लेंथ पूछी फाइनली। पहले मास का डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा मास इंटू दूसरे मास का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखते जरा सोच के कौन बताता है कि इस पूरे क्वेश्चन के आपके सामने है अलग अलग डायग्राम। आप मुझे कोई बता सकता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ होगा इस क्वेश्चन में, डायग्राम आपके सामने। ठीक है, नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं। BV2 में एक सवाल था कि एक बॉम्ब को फोड़ा, फेंका, रास्ते में वो फट गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कुछ तो हुआ, कहीं भी फट गया, हाईएस्ट पॉइंट या किसी भी पॉइंट फट गया, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या होगा? तो बोले सेंटर ऑफ मास का पाथ वही होगा जो पहले था, फटने से सेंटर ऑफ मास का पाथ डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सेंटर ऑफ मास का पाथ डिस्टर्ब? क्योंकि फटना मतलब इंटरनल फोर्स, और सेंटर ऑफ मास का चेंज होना मतलब सेंटर मास की पोजीशन चेंज होना या सेंटर मास पे फोर्सेस चेंज होना मतलब एक्सटर्नल फोर्स। तो फटने से सेंटर मास को पता भी नहीं लगा कि कुछ फटा। ठीक है, तो सेंटर मास तो किस पाथ पे आ रहा था, पहले इस पाथ पे आ रहा था ना, तो सेंटर मास फाइनली यहां पहुंच जाएगा। तो एम मास यहाँ है, 3m मास यहाँ है, और उनके बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास उनका है जो कि अपने ओरिजिनल पाथ पे है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, और यही सवाल आपके पिछले उसमें भी था, तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे। हो गया क्लियर ये? नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास क्या हुआ? आर, आर का मतलब इस प्रोजेक्टाइल की रेंज। अच्छा जी, तो ये एक अलग कलेश हो गया। तो साइड में कहीं पे यहाँ बता दो यार, प्रोजेक्टाइल की रेंज निकाल के कॉपी, रफ कॉपी में सॉल्व करके बताना कोई जल्दी से, प्रोजेक्टाइल की रेंज। अरे प्रोजेक्टाइल तो हो गया ना तुम्हारा। तो बताओ रेंज, बताओ फिर प्रोजेक्टाइल की रेंज जल्दी से। सेंटर ऑफ मास का पाथ डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि जब बम फटता है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अलग से नहीं लगता है, पहले से जो लग रहा है mg वही लग रहा है उसमें। फटने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हमने कुछ उसको छेड़ दिया, कुछ नहीं, बस वो फट गया। तो पार्टिकल, जैसे यहाँ तो दो ही टुकड़े हुए, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल बॉम्ब के कितने भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सभी टुकड़े इस तरीके से चलेंगे जो सेंटर ऑफ मास है वो अपने पाथ पे ही रहे। ये क्या खूबसूरत चीज है, सोचो आप। यहाँ तो दो ही टुकड़े किए हमने, और टुकड़े तो 1000 2000 भी हो सकते हैं, लेकिन सारे टुकड़े इस तरीके से बिखरेंगे आप इधर उधर कि वो जो सेंटर मास है अपने पाथ पे ही चलता रहे। बहुत बहुत महान चीज है यार। खैर, आर कितना आया? 960 मीटर, वेरी गुड। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास कितना लिख दूं? आर। अब दूसरे पार्टिकल की तरफ आते हैं, दूसरे पार्टिकल का मास कितना है छोटे वाले का? एम। अब कौन बताएगा छोटे वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट? r/2। दिख रहा है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये मैंने लिख दिया r/2। सेकेंड पार्टिकल का मास है 3m, और इसका डिस्प्लेसमेंट तो हमें निकालना ही, जो कि मैंने बोला x, दोनों का समेशन ऑफ मास कितना हो गया? 4m, 4m इधर आ गया, 4mr हो गया, ये इधर चला गया, उधर चला गया, और सब इधर उधर होके ये कुछ आ जाएगा 3.5/3 इंटू आर। आर की वैल्यू डाल दोगे 960, और डाल के एक बार बताना कितना आ रहा है ये 960 डाल दूल के। हाँ हाँ सही बात है, इसकी वैल्यू डाल डूल के ही कुछ ऐसा आ रहा होगा, 1120 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना क्या क्या सवाल था, इतना बड़ा डायग्राम बनाया, ये किया वो किया, खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। एक और तरीका, एक और तरीके में मैं क्या देखो, ये वाला तरीका सूझता नहीं है। आप जब करते ना तो कैसे करते वो बताता हूँ मैं आपको। वो सूझ जाता है कैसे। आप बोलते, अच्छा सबसे पहले बताओ, जब ये बॉम्ब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? बोलो जल्दी बोलो। 80 मीटर पर सेकेंड। 100 cos 37। उसके बाद जब बम फटा तो फटने के बाद वेलोसिटीज ये हो गई,
तो ये निकालनी पड़ेंगी कि क्या क्या हो गई। एक पार्टिकल की तो पता है, एक और पार्टिकल की निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फटने के जस्ट बिफोर और फटने के जस्ट आफ्टर, जस्ट बाद, बॉम्ब फटने के जस्ट पहले और जस्ट बाद के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूंगा, 4m इंटू 80, 4m इंटू 80 बराबर छोटे वाले मास की स्पीड कितनी हो गई, 0, और बड़े वाले मास की स्पीड कितनी है, v1, जो नहीं पता है। तो v1 बराबर कितना हो गया, 320/3 का मतलब कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 140। सही कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं 140 कहाँ से हो गया, गलत गलत, सही इतना ही वो पॉइंट में आएगा, मैंने गलत, ये हो गया, ठीक है क्या। तो फटने के बाद बड़े पार्टिकल की स्पीड आई है 320/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। अब बताओ, अब इसका मोशन सोचो कैसा होगा बड़े पार्टिकल का। तुम सोचो किसी पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी आ गई है जो किसी हाइट ऊपर है, और उसके पास वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे, सर देखो ये बात हमने कल ही सीख ली थी। इनिशियल मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा, जितना होगा फाइनल मोमेंटम भी उतना ही आना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में अगर आप आई कैप लगाओगे तो 80 आई कैप। तो आप अगर यहाँ b1 वेक्टर लिखोगे तो b1 वेक्टर अपने आप हो जाएगा 320/3 आई कैप। मतलब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल आई है। तो ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया क्या, जो कितनी हाइट से हो रहा है, h हाइट से हो रहा है। और ये हाइट किसकी, अपने ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। तो वो भी बता दो फिर, अपने जिसकी रेंज 960 आई थी, जिस प्रोजेक्टाइल की जो सेंटर ऑफ मास ने फॉलो किया, उसकी हाइट हमें बतानी है कितनी, 180 मीटर। तो ये कितना हो गया, 180। अरे हाँ कि ना। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पार्टिकल है 3m मास का, ये कितनी रेंज कवर कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक रेंज मान लें, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, वाई। तो ये जो बेसिकली वाई हो गया, वाई क्या लिखूंगा मैं, इसकी स्पीड कितनी है v1, तो v1 √2h/g। तो v1 कितना है, 320/3 √2 × 180/10। तो ये y बताना कितना आ रहा है कुछ, 640। तो y बराबर आ रहा है 640 मीटर। लेकिन अपना आंसर क्या होना चाहिए, अपना आंसर तो x है ना। तो x क्या है जरा सोचना, r/2 + y। तो हमें तो निकालना है x, तो x हो जाएगा r/2 + y। r/2 कितना हो जाएगा, 960/2 + 640। और इसको सॉल्व करो, ये आ रहा होगा 1120 मीटर, वही जो यहाँ आया था। अच्छा, ये समझ में आया, दो तरीके से किया। अच्छा, इसमें आसान क्या था पता है, इसको हाईएस्ट पॉइंट पे फोड़ा। अगर मैं कह देता कि पार्टिकल ये बॉम्ब फूटा तो है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट से पहले यहाँ फूटा है, जब यहाँ फूटा होगा तो इसकी ये स्पीड इतनी आई कैप नहीं होगी, ये स्पीड ऐसे होगी। उसका आई और जे में कंपोनेंट आएगा, तो जो फूटेंगे पार्टिकल उनका भी आई और जे में कुछ कुछ बनेगा, और फिर जाना कैसे वो उड़ते उड़ते जाएंगे। समझ पा रहे हो आप। तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कठिन मतलब कॉन्सेप्ट यही लगेगा, बस कैलकुलेशन में और चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी, वाई एक्सिस भी इंक्लूड हो जाएगी। अरे ठीक है क्या, लिख लो, कितना बढ़िया। कोई डाउट तो पूछो। लिखा सभी ने, तो एक हेडिंग डाल दो, प्रॉब्लम्स ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन विद विद वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही, साथ में आपको एनर्जी थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। जैसे अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे थे, अब दोनों साथ में लगेंगी। ठीक है, तो इसका पता कैसे चलेगा कि अब दोनों साथ में लगेंगी, वो क्वेश्चन ही आपको बताएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, फाइंड मैक्सिमम हाइट अप टू विच सिस्टम विल राइज if bullet
up to which system will rise if bullet gets embedded in the block. If the bullet gets embedded in the block, मतलब ये एक 4.9 kg का ब्लॉक है। इस बुलेट का मास है मान लीजिए 0.1 kg, और ये 100 मीटर पर सेकेंड से आके इस ब्लॉक को लग जाती है। तो क्या होगा बताओ, ब्लॉक को लग जाएगी, ब्लॉक में अंदर ये धंस जाएगी, तो इस सिस्टम के पास एक स्पीड आ जाएगी। ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। अरे किया हुआ है। क्या होगा कि ये ब्लॉक और बुलेट अंदर धंस चुकी है, क्योंकि ऐसा बोला गया है, आर पार भी निकल सकती थी, बोला जाता था। तो इसके पास, पूरे सिस्टम के पास कुछ स्पीड आ जाएगी, मान लीजिए v। अब क्या होगा बताइए, अगर एक रस्सी से ब्लॉक टंगा हुआ है, उस पर स्पीड है, वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो किसी हाइट तक जाएगा, एंगल थीटा तक। मान लीजिए इतनी हाइट तक ये ऊपर गया, तो हमसे यही पूछा गया है कि ये कितना हाइट ऊपर गया। तो मान लीजिए कि पहले वो इस हाइट पे था, मतलब नीचे था, और अब यहाँ पहुंच गया, तो कितना हाइट ऊपर गया, मान लीजिए h हाइट ऊपर गया, यहाँ से यहाँ गया। यहाँ पे स्पीड इसकी v थी, और ये ऊपर गया गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो देखिए, अब सोचिए, इसमें खुद ही देख के पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ को सॉल्व करने के लिए, इस सिचुएशन से इसे सॉल्व करने के लिए, v निकालने के लिए तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से कि कितना हाइट ऊपर गया, इसको करने के लिए एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ऐसे सवालों से दिख जाता है कि ये क्या करवाना हमसे चाहते हैं। ठीक है क्या। अरे भाई, जहीं जहां भी टक्कर हुई, गोली चली, बम फूटा, मोमेंटम कंजर्वेशन। और फिर वेलोसिटी से कोई कितना आराम से ऊपर गया, यहाँ पे कोई टक्कर बक्कर हुई क्या, सोचो। इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में कोई फूटा फाटा, कोई कूदा, कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एनर्जी थ्योरम। समझे। तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे एक्स डायरेक्शन में सिस्टम के लिए, इन एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, इनिशियली बुलेट का 0.1 इंटू 100, ब्लॉक के लिए 0, बाद में दोनों साथ में चल रहे हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा दोनों का, 4.9 प्लस 0.1 इंटू वी। तो वी बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वी हो गया कंबाइन सिस्टम का, कंबाइन सिस्टम की स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है। अब बताइए, अब क्या करें। अब लगानी पड़ेगी वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां से कहां तक, ये इनिशियल बन जाएगा और ये फाइनल बन जाएगा। कौन कौन वर्क डन करेगा, ग्रेविटी वर्क डन करेगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। आप चाहें तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क डन सिर्फ ग्रेविटी का हो रहा है। तो बताइए, ग्रेविटी ने कितना काम किया। जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करेगी, कितने से करेगी, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, 0, और इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए, माइनस से माइनस कट गया, एम की वैल्यू कितनी आएगी, 5। 5 क्यों सर, 4.9 नहीं, अब पूरा एक साथ जा रहा ना ऊपर, तो अब ये गोली जो है इसी का पार्ट बन गया है, तो मास हो गया 5। 5 इंटू 10 इंटू एच, और एच ही तो निकालना है, हाफ इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से एच बराबर आ रहा है 1/5, 1/5 मीटर। सही है, क्या देखा, 1/5 मीटर ही लग रहा है, 20 सेंट, 0.2 मीटर, हाँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, 1/5 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, कि कितनी हाइट तक ये ब्लॉक ऊपर उठेगा। ये सवाल हो गया, सिंपल। लिखो, नोट करिए जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। थीम क्लियर हो गई ना आपको, थीम क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा और एनर्जी थ्योरम भी लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, और नया क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, पहले भी होते थे सर, वही पहले जैसे ही है। एक सर्कुलर ट्रैक है, ये ऐसा, इसको हमने वेज की शेप दे दी, मतलब वेज है जिसमें जो पाथ है वो सर्कुलर है। ये इसकी सेंटर हो गई, और रेडियस मान लीजिए 2 मीटर। वेज का मास मान लीजिए 4 kg, और सारी की सारी सरफेसेस स्मूथ हैं, और एक ब्लॉक है
ये ब्लॉक मान लेते हैं अपन 2 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का, और रिलीज, इसको रिलीज कर दिया। अभी जो वेज है वो रेस्ट पर है। अच्छा एक बात समझते हो आप, वेज रेस्ट पर है और वेज फिक्स है, ये दो अलग बातें हैं। रेस्ट पर है मतलब चल सकता है, फिक्स है मतलब चल नहीं सकता है। अब आपको पता है, कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन समझ में आया? ये वेज है 4 kg का, ये ब्लॉक है 2 kg का, रेडियस ये सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर समझते हैं कि क्या करना है। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड वेज, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड वेज, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड वेज when block leaves the wedge, when block leaves the wedge का मतलब समझ में आया? ये ब्लॉक फिसलते हुए नीचे आएगा और इसको छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा? वेज को। उस वक्त इन दोनों की स्पीड क्या होगी? एक बात बताऊं, अगर ये फिक्स होता, मान लो अगर ये फिक्स होता तो कितना आसान होता। सिंपल, आप यहां से यहां तक वर्किंग थ्योरम लगाते, खत्म, इतना ही था। वर्किंग थ्योरम लगाते तो बोलते कि इसका वक्र कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का mgh, h दे रखा है, बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, v बराबर आता है √2gh, जो आता है हमेशा जनरल में। अरे हाँ कि ना? लेकिन अभी क्या होगा, जब ये नीचे आएगा वेज भी पीछे चलने लग जाएगा, तो वो तो लगेगा ही लगेगा, पर साथ में मोमेंटम कंजर्वेशन भी आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो थोड़ा, भाई प्लैंक रखा है, प्लैंक पे आदमी भागने लगा, तो प्लैंक पीछे चला ना, वैसा ही तो है थोड़ा थोड़ा। वहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलता था, यहाँ पे क्या लगेगा, इस ब्लॉक का नॉर्मल, वो उसको उधर चलाएगा। अरे ठीक है क्या? कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमें बनानी होती है फाइनल सिचुएशन, फाइनल विजुलेशन, थोड़ा विजुलाइजेशन करना पड़ता है, उससे अच्छा रहता है। तो क्या होगा विजुलाइजेशन फाइनल? कुछ ऐसा होगा कि ये जो वेज है और ब्लॉक है, ब्लॉक के पास वेलोसिटी आगे आ जाएगी और वेज के पास वेलोसिटी मान लीजिए कुछ पीछे आ जाएगी। आगे वेलोसिटी आ गई v1 और इसके पीछे आ गई v2, ये दोनों की स्पीड है फाइनली। कोई दिक्कत क्या? ये स्पीड मैंने ही मानी है, तो मैं इनको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान रहा हूं कि ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है v1 और वेज की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है v2। और अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक। मुझे कोई बताएगा कि मैं मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में लगाऊं? एक्स में ही लगा पाऊंगा, वाई में तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा ही नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन? क्योंकि देखो सारे अगर मैं दोनों कंबाइंड सिस्टम मान रहा हूं, तो इनके बीच का नॉर्मल mg, इनके आपस का नॉर्मल सब बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे वाले पर mg लगेगा, छोटे वाले पर जो mg लगेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स रह जाएगा, और उसी की वजह से तो नीचे आ भी रहा है। तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें नहीं कर पाएंगे, एक्स में कर पाएंगे, और एक्स में ही करना है। पता है इस क्वेश्चन को मैंने आसान बना दिया है। कैसे? मैंने पाथ को सर्कुलर ट्रैक दिया और सर्कुलर ट्रैक आधा दी, मतलब वो यहाँ पे खत्म किया, तो यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। आप ना एक एससी में क्वेश्चन करोगे जिसमें ना वेज ऐसा है, तो उसमें पार्टिकल जब फिसलते हुए आएगा ना, उसकी वेलोसिटी ऐसी रहेगी। वाई में मतलब यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे इसके, तो एक्स में तो मोमेंटम कंजर्व लगा दोगे, अब वाई में कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, आपको सोचना है। यहाँ नहीं लगवाया मैंने उतना दिमाग, यहाँ तो कुछ ऐसा पाथ बना दिया कि फाइनल जब ये छोड़ेगा तो एक्स में ही हो जाएगी इसकी स्पीड, ताकि आपका आसानी से काम हो जाए। खैर, ये एससी में करना बढ़िया सवाल है, थोड़ा बड़ा है। चलो आओ, तो मैं किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन। वाई में तो, इस क्वेश्चन में वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? ग्रेविटी की वजह से। बताओ पी इनिशियल क्या लिखूं? ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, बताइए फाइनल। ये छोटे वाले मास की वेलोसिटी आगे है, तो क्या लिखूं? 2 + v1, अरे 2 + v1 नहीं, मतलब 2 × प्लस में v1, क्योंकि आगे की साइड है ना, राइट साइड में, प्लस 4 × - v2। अब आप देख रहे हो इक्वेशन एक ही है, 2 + v1 - 4 + v2 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0। 2 + v1 - 4 = 0, 4 + v2 - 4 = 0
अननोन कितने हो गए? दो। तो अपने आप एक डिमांड आ गई, अरे यार एक इक्वेशन और चाहिए। वो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? वर्क एनर्जी थ्योरम से। और चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन केवल कौन करेगा? ग्रेविटी करेगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर, बताइए, ग्रेविटी का वर्क डन, पार्टिकल नीचे आ रहा है, मास कितना है 2 जी, नीचे कितना आ रहा है R, समझ में आई बात? बराबर के फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 0। हो भी सकती है, कुछ होती, हो सकता है कुछ होती, तो वो लिख देते, नहीं है तो नहीं। एक इक्वेशन और आ गई। आर की वैल्यू भी कितनी है 2, थोड़ी सी वैल्यू डाल देना, 2 से 2 काट देना, थोड़ा सजा देते हैं इसको। तो ये हो गया 40, आर की वैल्यू 2 डाल दी है ना। ये हो गया V1 स्क्वायर प्लस 2V2 स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे आगे, कोई बताएगा? अरे इसमें क्या है, V1 की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे? 2V2 रख दिया, तो 2V2 हो जाएगा 4V2 स्क्वायर, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6V2 स्क्वायर। तो 40/6 हो जाएगा। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा? √40/6। तो V1 कितना आ जाएगा? 2 × V2, 2 × √40/6। ये ऐसे अपने आंसर आ जाएंगे। बताओ, कुछ पूछना है? बोलो बोलो जल्दी, कुछ पूछना है कुछ भी? ऐसा होता तो, वैसा होता तो, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, पूछो। नेक्स्ट, ये वाला करो। ये रॉड है और ये एक रिंग है। रिंग से एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से एक पार्टिकल। रिंग का मास 4m ले लेते हैं और पार्टिकल का मास m ले लेते हैं। यहां से इसको छोड़ दिया, रिलीज्ड, ठीक है। फिर क्या होगा बताइए? रिंग, अरे ऐसा तो किया है यार, पर वहां पे क्या होता था, ये पॉइंट फिक्स होता था, ये फिक्स होता था, तो ये छोटा वाला पार्टिकल घूम के ऐसे नीचे आ जाता। अरे आ जाता। तो याद करो, इसकी जब घूम के नीचे आता तो स्पीड क्या आती? √2gl, ऐसा कुछ है। करे 3 बार किया था ऐसा सवाल, बार कैंसिल। लेकिन अभी क्या होगा? अभी जिस पॉइंट से बंदा है वो भी चलने लगेगा, वो खुद चलने लगेगा। तो पूछा है कि जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी, तो मान लेते हैं रिंग खिसक के यहाँ आ जाएगी, रिंग खिसक के इधर आ जाएगी, और रस्सी वर्टिकल हो जाएगी। उस वक्त इनकी स्पीड क्या क्या होगी? जैसे इसकी स्पीड मान लेते हैं V1 और इसकी स्पीड इधर कितनी रहेगी? V2। ये V1 V2 बताना है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ रिंग एंड पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ रिंग एंड पार्टिकल व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। तो कैसे करेंगे? वही सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, वाई में नहीं लगा पाएंगे। वाई में मोमेंटम कंजर्व ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वही mg लगेगा इसका, mg वर्टिकल। अच्छा, आप ये बताओ, अगर सर अगर नेट फोर्स आ रहा है, तो फिर तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन भी आ रहा होगा। अरे आ रहा होगा, हाँ तो आ रहा है ना, देखो ना। लेकिन नेट फोर्स किस में आ रहा है? वाई में। तो सेंटर मास वाई में चलेगा, देखो कैसे। अगर मैं रिंग और पार्टिकल का सेंटर मास ढूंढूं तो यहाँ बीच में आना चाहिए, इस रॉड की लाइन पे, मतलब यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है, लेकिन वाई में है। तो ये पार्टिकल इस तरीके से नीचे आएगा और रिंग इस तरीके से आगे जाएगी, कि देखो सेंटर ऑफ मास अभी भी एक्स में ही रहा, पर नीचे आ गया। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं था, अब ये इस तरीके से आगे आया और इस तरीके से इधर आएगा, कि हमेशा सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे रहना पड़ेगा। तो जब ये वर्टिकल हो गई, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे है पर नीचे है। तो देखो, बाय में तो शिफ्ट हुआ, बोले कहाँ शिफ्ट हुआ? देखो यहाँ से यहाँ आ गया, अभी ये नहीं, यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखो ये शिफ्ट हुआ। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, बाय में शिफ्ट हुआ। क्यों हो रहा है शिफ्ट? क्योंकि बाय में इसके पास एक्सेलरेशन है, पर
एक्स में इसके पास ना इनिशियल वेलोसिटी ना ही एक्सेलरेशन, तो एक्स में वो अपनी जगह पे रहेगा। खैर ये हो गई सोचने वाली बात। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना नहीं है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड वर्क इन थ्योरम, खत्म। समझ में आई बात? करो। कितना आया? लेंथ एल, स्ट्रिंग लेंथ एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एल। बताइए मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखूंगा, इनिशियल क्या लिखूंगा? इनिशियल मोमेंटम लिखूंगा जीरो, क्योंकि ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है। अरे हाँ कि ना? उसके बाद फाइनल मोमेंटम लिखूंगा, रिंग का मास कितना है 4m, 4m इंटू वी वन प्लस में, अरे हाँ कि ना? और m इंटू माइनस वी टू, ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा आपका 4v1 इज इक्वल टू v2। आ गई इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटी ने काम किया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? मास m कितना नीचे आया? l नीचे आया, तो प्लस में मास m ही है, के फाइनल लिखूंगा हाफ m v2 स्क्वायर, क्योंकि m मास के पार्टिकल की स्पीड v2 है, प्लस हाफ 4m इंटू v1 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। यही आंसर हो गया। एम 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 सब जगह कट गए, ये हो गया जी एल बराबर v2 स्क्वायर बाई टू प्लस 2v1 स्क्वायर। अब क्या करूं? अब आगे सॉल्व करेंगे। v1 की वैल्यू है, v2 की वैल्यू को यहाँ रख दो, v2 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये 4v1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो 4v1 का स्क्वायर बन जाएगा 16v1 स्क्वायर। 16/2 कितना हो जाएगा? 8v1 स्क्वायर। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10v1 स्क्वायर। 10 से 10 कट गया, तो v1 बराबर कितना आ गया? रूट एल आ गया। और v2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 रूट एल आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सही, लिख लो। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन पूछूं, मेरे को अभी याद आया। आप याद करो, जब वर्टिकल सर्कुलेशन में ऐसा क्वेश्चन कराया था कि यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया था, तो मैंने पूछा था कि जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी तब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? याद करो। कितना आया था आंसर? 3 mg आया था। कोई बात नहीं, पर कराया था। कैसे किया था आप लोगों ने? इसका एक और पार्ट हम लिख सकते हैं, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। अरे मैं याद दिलाता हूँ कैसे किया था। देखो ऐसे किया था, स्ट्रिंग ऐसी थी, छोड़ दिया था, पार्टिकल घूमते घूमते इधर आ गया था, इसकी स्पीड कुछ v हो गई थी, लेंथ एल हो गई थी। अरे याद करो, यहाँ एफबीडी बनाया था, टी ऊपर एम जी नीचे, ए सी ऊपर, टी माइनस एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल। टी बराबर कितना आ गया था? अब मेरे को याद नहीं, वहाँ 20 पर अपॉन एल लिखा होगा या ओमेगा स्क्वायर एल लिखा होगा, कुछ भी लिख दो। ये हो गया टी। अरे ऐसे निकाला था, ओमेगा की वैल्यू डाल दी थी। ओमेगा की वैल्यू क्या डाली होगी? वी अपॉन एल डाली होगी। अरे यहाँ की स्पीड कितनी मानी? वी, और रेडियस कितनी है? एल, तो ओमेगा को वी अपॉन एल डाल के सॉल्व कर। वी कैसे निकाला होगा? एनर्जी थ्योरम लगा के रूट टू जी लाया होगा। ऐसे किया था। बोले सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अब क्या करेंगे? अब पता है एक दिक्कत है, उस वक्त तो क्या था, यहाँ पे फिक्स था। अरे था कि नहीं था? अब चेंज है, अब वो भी चल रहा है। तो कैसे करेंगे? इधर देखो, देखो रिंग की स्पीड कितनी है? अरे रिंग की स्पीड कितनी है इधर? v1। इसकी स्पीड कितनी है इधर? v2। करना वही है, करना वही है। ऊपर लगेगा t, नीचे लगेगा mg, ac ऊपर। आप लिखोगे t माइनस एम जी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल। टी बराबर आ जाएगा mg प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एल। अब कोई मुझे बताएगा ओमेगा क्या आएगा? पता है ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा आएगा v1 प्लस वी टू बाई एल, v1 प्लस वी टू बाई एल। इसका रेफरेंस बताऊं कौन से कॉन्सेप्ट का यूज किया? रेफरेंस सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक, एंगुलर वेलोसिटी जो हेडिंग डलवाई थी अपन, एंगुलर वेलोसिटी को जब तरीके से पढ़ा था, लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक। अरे याद आया क्या? जिसमें वो नीचे वाला चल रहा है ऊपर वाला चल रहा है, तो पी रिलेटिव अपन एल परपेंडिकुलर करते थे। अरे याद करो, वो ऐसे आएगा ओमेगा, तो ये बदल जाएगा, ओमेगा बदल जाएगा। यहाँ पे देखो आंसर सेम आया, बस ओमेगा यहाँ था वी अपॉन एल,
और यहाँ है V1 प्लस V2 अपॉन M। ये मजेदार है। चलिए देखिए, चलिए देखिए अगला सवाल ये है, सारी की सारी सरफेस स्मूथ है, एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको u वेलोसिटी से देके धक्का मार दिया, तो अब क्या होगा? ये इसके ऊपर चढ़ता जाएगा, बहुत लंबी हाइट है, जितनी चाहिए उतनी है, मतलब पूछा क्या होगा बताओ कि कितना ऊपर चढ़ेगा। सिंपल, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक ऑन द वेज। बताइए तो कितनी हाइट। तो देखो यार, इन सवालों में सबसे पहले फाइनल सिचुएशन को विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो विजुलाइज होएगा उसके बाद ही आप उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी थ्योरम लगा पाओगे। वैल्यू क्या रखोगे, तो विजुलाइज करना, उसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें खासकर ये वाला बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा। इसमें जनरली गलत विजुअलाइजेशन बच्चे करते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। तो क्या किया आपने बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको जब ब्लॉक ऊपर चला जाता है तो उसको बोल देते हैं कि वो रेस्ट पे आ जाएगा। सही बोलते हैं, वो रेस्ट पे आ जाएगा, पर गलत ये बोलते हैं कि अधूरा बोलते हैं, रेस्ट पे आ जाएगा पर विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे आ जाएगा, और सोचो रेस्ट पे नहीं आएगा तो और ऊपर जाएगा, तो और ऊपर जाता ना फिर, पर वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये ब्लॉक जब चढ़ता जा रहा है तो नॉर्मल की वजह से वेज के पास भी कुछ स्पीड आ गई है, और हाईएस्ट पॉइंट पे ये दोनों, इसके पास भी स्पीड भी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास भी स्पीड भी हो जाएगी, दोनों साथ में चल रहे होंगे। अरे एक बात बताओ, वो नहीं करते थे ना अपना, आदमी कूदा, आदमी वी रिलेटिव स्पीड से कूदा, तो आदमी की ग्राउंड की फ्रेम में स्पीड क्या लिखते थे, v प्लस यू, मतलब कार्ड की स्पीड जोड़ देते थे, कुछ करते थे ना ऐसा, u प्लस वी जो भी है। तो अभी विद रिस्पेक्ट टू वेज स्पीड कितनी है, 0, और वेज की स्पीड कितनी है, v, तो इसकी ग्राउंड रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 0 प्लस v, मतलब v। समझ में आई बात, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे हाँ कि ना, ऐसा। अब आप इसको आसानी से कर सकते हो, कैसे? अच्छा, ये जो हाइट आ जाएगी वही अपनी मैक्सिमम हाइट होगी। अब मैं लिख रहा हूँ पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। वाई में तो फिर नहीं कर सकता हूं क्योंकि वाई में तो एम जी लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या लिखूं, 0? नहीं, ये तो चल रहा है ना यार, तो एम इंटू यू, वेज का 0, और बाद में दोनों साथ में अलग अलग लिख देता हूँ, 4m का तो हो जाएगा v, क्योंकि वो v स्पीड से चल रहा है। पर जो छोटा वाला ब्लॉक है, मतलब एक ही तो ब्लॉक है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 प्लस वी से चल रहा है। 0 तो रिलेटिव स्पीड हो गई, प्लस वेज की स्पीड, समझ में आई ना, इसलिए मैंने 0 प्लस वी लिखा है। तो यहां से आपको दिखा कि v बराबर कितना हो गया, यू आई 5 हो गया क्या, तो v बराबर यू आई 5 आ गया। तो मतलब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो वेज की स्पीड और ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, यू बाई 5 हो जाएगी। लेकिन ये पूछा था क्या, नहीं पूछा, तो मैक्सिमम हाइट था, तो क्या लगा दें फिर, हाँ जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। ग्रेविटी भैया कितना काम ऊपर गया है ब्लॉक, तो माइनस में काम करेगी। काइनेटिक फाइनल हाफ, मैं मास एक साथ लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की स्पीड ग्राउंड के फ्रेम में सेम ही है। तो 5m वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। सही है क्या, नहीं है क्या सही, सही है। अननोन क्या है इसमें, वी, नहीं वी नहीं, एच अननोन है यार, वी की वैल्यू निकाल ली है, तो वी की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो पूरा यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और एच बराबर यू के टर्म में आ जाएगा आंसर। ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने लगाया कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये इसके रिस्पेक्ट में रुक जाएगा, पर दोनों साथ में चलते रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे एक बहुत अच्छा सवाल है।
वो कराया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यही है कि ये आ जाए समझ में। बोलो। क्लास में कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो जिंदगी से नहीं छूटता, क्यों? 3 4 मटेरियल सॉल्व कर लो, एचसीबी कर लो, 1 2 3 4 कर लो बस। लगभग सब तरह के क्वेश्चन, और ज्यादा नहीं तो वो कर लो, फिजिक्स गैलेक्सी, तो सब कवर हो जाता है। क्या? कंबाइंड मास मतलब? हाँ हाँ, साथ में लगा है ना, तभी तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो कर पाए, वरना सिंगल का लगाते तो नॉर्मल का वर्क डन भी लिखना पड़ता। वही जो तुम्हारा आ रहा है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आइए। तो कराना है क्या? कराना है तो फिर देख लो। ये एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा है। ये अभी रेस्ट पर है। इसका मास 4 kg है इस बैच का। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, मान लो 1 kg का है। इसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है। ये सेंटर है। ये रेडियस भी 1 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देके छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, भागते भागते ऐसे जाएगा। अरे ऐसा होगा ना मोशन, ये ऊपर गया, यूं गया, यूं गया, जो भी होगा। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जब ये पार्टिकल या ये ब्लॉक पॉइंट पी से पास हो रहा होगा, उस वक्त, उस मोमेंट पर वेज की स्पीड क्या है, ब्लॉक की स्पीड क्या है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ वेज एंड ब्लॉक व्हेन ब्लॉक is at point P. You're passing from the point P. Find speed of wedge and block when block is passing from point P. अरे जब पॉइंट इससे ब्लॉक इससे पास कर रहा होगा, उस मोमेंट पर इसकी दोनों की स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? तो बताओ फाइनल सिचुएशन क्या होगी? फाइनल सिचुएशन क्या होगी बताओ? फाइनल सिचुएशन ये होगी कि जो अपना ब्लॉक है वो पॉइंट पी पर आ गया होगा, यहाँ पे ब्लॉक। समझ पा रहे हो आप? पर इस बार ये इसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट नहीं, हाईएस्ट पोजीशन नहीं है कि आप बोल दो कि सर ये इसके रिस्पेक्ट में रुका होगा। वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा क्या? नहीं। पिछले सवाल में था, क्योंकि वो उसका हाईएस्ट था, उसके ऊपर और नहीं जा रहा था, तो उसके रिस्पेक्ट में रुक गया था। आ रही है समझ में? लेकिन यहाँ तो और ऊपर भी जा सकता है, तो मतलब इसके पास दोनों तरह की स्पीड होंगी। एक तो इसके रिस्पेक्ट में भी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और चूंकि इसकी है तो वो उसकी भी लिए भी आ जाएगी। मतलब समझना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा होगा तो वेज की स्पीड तो इधर मान लेते हैं अपन, v मान लेते हैं। ठीक है क्या? और ब्लॉक की जो रिलेटिव स्पीड है वो इधर मान लेते हैं v1। ठीक है क्या? तो जब ब्लॉक की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड लिखोगे आप, तो आपको v1 जे कैप प्लस वी आई कैप, मतलब सर रिलेटिव तो आई पर दो डायरेक्शन में, अब वो ऐड करना पड़ेगा आई कैप जे कैप के साथ। अभी तक तो आप क्या करते थे? सिर्फ ऐड कर देते थे। क्यों कर देते थे सिर्फ ऐड? क्योंकि एक्स ही एक्स में होता था। समझ पा रहे हो आप? अब देखो करके दिखाता हूँ आपको इसको। तो पहले लगा दूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में लगा पाएंगे, बाई में नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे बाई में? एम जी आएगा। तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 1 × 10 + 0, क्योंकि वैस तो चल ही नहीं रहा। फाइनल कितना हो जाएगा बताओ? सोच समझ के बताना फाइनल। ध्यान रखना मैं एक्स में लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्स में। तो मुझे वेलोसिटीज एक्स की चाहिए। वो याद करो, एक बैरल वाला सवाल था, थीटा एंगल पर तोप को चलाया था, तो मोमेंटम किसने एक्स में किया था, केवल यू कॉस थीटा माइनस बी लिखा था यार। तो एक्स में कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स की वेलोसिटीज लिखेंगे। हाँ तो, हाँ मतलब 4, एक सेकंड यहाँ भी -10 लगा दो फिर, अगर आप उसको माइनस ले रहे हो उस डायरेक्शन को, तो ये डायरेक्शन माइनस ले रहे ना, तो 1 × -10। अरे ठीक है क्या? इसको क्या लिखेंगे?
4 × V लिखेंगे -V प्लस 1 × ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड लिखने वाले हैं अपन, ब्लॉक की। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की स्पीड -V आ जाएगी x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में भी है एक v1 j कैप। मतलब मैं साइड में लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेसिकली आएगी -V I कैप प्लस में v1 j कैप। तो मैंने सिर्फ I वाले का यूज कर लिया यहाँ पे। अब ठीक है क्या? ब्लॉक की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में I में भी है और J में भी है, पर चूंकि मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ I में लगाया है, तो उसकी सिर्फ I वाली वेलोसिटी को मैंने यूज ले लिया। समझ में आई बात? अच्छा जी, तो यहां से V कितना आ गया? 2 आ गया। डन। तो ये V तो किसकी स्पीड आ गई? हाँ, तो ये आप लिख सकते हो, आ गया स्पीड ऑफ वेज। पर असली असली मजा, असली बात ब्लॉक की स्पीड निकालने में है। और जब मैं लिखूंगा ना, आप बोलोगे अबे फालतू डर रहे थे। देखो इधर देखना, वर्किंग थ्योरम लगा दूं क्या? वर्किंग थ्योरम लगाता हूं, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो कितनी हो गई? पार्टिकल जो है ऊपर चला गया अपना, 1 मीटर ऊपर चला गया, तो मैं लिखूंगा माइनस में mgh बराबर। ठीक है यहां तक? K फाइनल देखना, आप एक बात याद करो, मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाया था। अगर एक पार्टिकल की दो वेलोसिटीज हैं, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर लिखते हैं, वी नेट का स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या? हमें वी नेट ही तो चाहिए। हमें बेसिकली क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ काइनेटिक एनर्जी फाइनल में? हाफ एम वी नेट का स्क्वायर। किसका, किसके लिए लिखा है ये? ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के पास दो दो वेलोसिटी है ना, देखो माइनस आई कैप में भी है और जे कैप में भी है, तो दोनों का रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सोचो? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख दूंगा। तो वी नेट निकालूंगा ना मैं। तो आपसे क्या पूछा है मैंने? फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक। स्पीड ऑफ द ब्लॉक ये है, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है, और सीधा रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। वेज के लिए क्या लिखूं? हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इनिशियल क्या लिखूं? हाफ ब्लॉक का मास 1 है इंटू 10 स्क्वायर। और वेज के लिए क्या लिखूं? 0। अब बताओ इसमें क्या क्या अननोन है? एक ही चीज अननोन है, क्या? वी नेट। और इस वी नेट का मतलब क्या है? वी नेट का मतलब ही है स्पीड ऑफ ब्लॉक। क्या यही निकालना था? हाँ जी। और मजा कब आता? जब ये कहते कि ठीक है, आपने स्पीड ऑफ द ब्लॉक निकाल दिया, अब ब्लॉक की वो स्पीड जो रिलेटिव है यानी कि V1 निकालो। तो V1 कैसे निकालते? इस वी नेट को किसके बराबर लिख देते हैं? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। वी की वैल्यू पता है, वी नेट की वैल्यू आ गई, V1 भी आ जाता। अरे आइए समझ में। तो इस तरीके से ये महान सवाल खत्म हो गया। अच्छा भाई, अब बोले सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया, हमको समझने का मौका नहीं मिल पाया। रिकॉर्डिंग आप 5 बार देखें।